वर्ग और शिक्षा, इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम व्यक्तित्व और भाषिक अस्मिता टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा है प्रभावी संप्रेषण के गुण। प्रभावी संप्रेषण के गुण क्या क्या होना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, उसके अंतर्गत है शुद्ध उच्चारण, भाषिक संरचना की समझ, शब्द सामर्थ्य, शैली, शैली के अंतर्गत सुर लहर बलाघात, जो कि पहले एक बार मैं चर्चा किया था, किसी शब्द के किसी अक्षर पर या किसी वाक्य के किसी शब्द पर जब अधिक बल पड़ता है, अधिक बल देना पड़े तो उसे बलाघात कहते हैं। सुर लहर को अनुतान भी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वाक्य बोलता है या शब्दों को बोलता है, तो उस शब्द में कब कितना तान रखनी चाहिए, यानी कहाँ उसके क्रम का जो उतार चढ़ाव है, शब्दों का जो क्रम है या वाक्यों का जो क्रम है, उस क्रम में कितना उतार रखेंगे, कितना चढ़ाव रखेंगे, है ना। जिस तरह से गाना हम गाते हैं, तो गाना गाने वाले देखते हो कि गाना जब गाते हैं तो कहाँ पर उतार रखना है, कहाँ पर चढ़ाव रखना है, जिसको रिदम कहते हैं, है ना। और जिसकी रिदम जितनी अच्छी होती है वह उतना ही अच्छा गाना गाता है। तो ये सब प्रभावी संप्रेषण की विशेषताएं हैं, इन्हीं को, इनके बारे में हमें पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट है प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका। इफेक्टिव पर्सनालिटी कैसे बने, उसमें संप्रेषण की क्या भूमिका है, इसके बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 4 में 3 पॉइंट हैं, व्यक्तित्व और भाषिक अस्मिता, आयु, लिंग, वर्ग और शिक्षा। दूसरा पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण के गुण या प्रभावी संप्रेषण की विशेषताएं, उसमें है शुद्ध उच्चारण, भाषिक संरचना की समझ, शब्द सामर्थ्य, शैली, सुर लहर बलाघात। और तीसरा पॉइंट है प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत कम बचा हुआ है। उसके बाद में जो न्यू स्टूडेंट आए हुए हैं उनके साथ जो आप लोगों के लिए भी रिवीजन हो जाएगा और न्यू स्टूडेंट की पढ़ाई भी हो जाएगी। फिर से मैं फर्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तित्व और भाषिक अस्मिता, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो व्यक्तित्व और भाषिक अस्मिता, जब यह टॉपिक आता है हमारे सामने, यह शीर्षक जब हमारे सामने आता है, तो इसमें 3 बातें हैं। एक तो है व्यक्तित्व, दूसरा है भाषिक, तीसरा है अस्मिता। भाषिक शब्द भाषा से बना है, भाषा का भाववाचक रूप है भाषिक। तो सबसे पहली बात है कि भाषा, आखिर भाषा क्या है, भाषा के बारे में हमें जानना जरूरी है। क्योंकि भाषा के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत नहीं जानेंगे, भूमिका के बारे में नहीं जानेंगे उसके, तो फिर व्यक्तित्व और अस्मिता दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं, है ना। फिर भाषिक अस्मिता क्या होती है, इसके बारे में हम नहीं समझ पाएंगे। तो भाषा है, भाषा क्या है, संप्रेषण का सबसे प्रभावशाली और श्रेष्ठ माध्यम है भाषा। संप्रेषण का, विचार विनिमय का सबसे प्रभावशाली और श्रेष्ठ माध्यम है भाषा। क्यों है भाषा संप्रेषण का सबसे प्रभावशाली, सबसे श्रेष्ठ माध्यम क्यों है? क्योंकि भाषा के द्वारा ही विभिन्न आयु के लोगों, विभिन्न उम्र के लोगों, विभिन्न आयु वर्ग के परिवारों, समाजों और देश विदेश के लोगों से संपर्क स्थापित करने में सुविधा होती है। अगर भाषा ही ना हो तो चाहे वह किसी भी आयु का व्यक्ति हो, किसी भी आयु का वह आदमी हो या किसी भी परिवार का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, वह अन्य लोगों से संपर्क स्थापित कर ही नहीं पाएगा। यह भाषा ही है जिसके द्वारा परिवार से, समाज से, व्यक्ति से, संस्थाओं से, समुदायों से व्यक्ति जुड़ा होता है और संपर्क स्थापित करता है ना। तो बात आती है, व्यक्ति अपने परिजनों से तो जुड़ा होता है, लेकिन वह कौन ऐसा सेतु है, कौन ऐसा पुल है, कौन ऐसा माध्यम है
जो व्यक्ति व्यक्ति से, व्यक्ति को समाज से, व्यक्ति को देश विदेश, विदेश के लोगों से, अन्य प्रदेश के लोगों से संपर्क स्थापित करने में भूमिका निभाता है। कौन ऐसा माध्यम है? तो वह माध्यम भाषा है ना। भाषा के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति परिवार से, समाज से, देश विदेश के लोगों से संपर्क स्थापित करता है, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का क्यों न हो। और यहां तक कि जो अपरिचित लोग हैं उन्हें भी अपना बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। इसीलिए भाषा संप्रेषण का सबसे प्रभावशाली और श्रेष्ठ माध्यम है। क्यों है? क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के परिवारों, समाजों और देश विदेश के लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है और उन्हें अपना बनाया जा सकता है। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। आगे है, भाषा क्या केवल निजीगत अनुभूति है? क्या भाषा केवल व्यक्तिगत अनुभूति है? क्या भाषा भावों को प्रकट करने के लिए केवल व्यक्तिगत अनुभूति है? अनुभूति का मतलब क्या? भाव, विचार। क्या व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा? नहीं। भाषा केवल निजीगत अनुभूति की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, केवल निजीगत विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा परिवार, समाज, संस्कृति, दर्शन, इतिहास, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्र के गौरव और उसके भावी विकास की पथ प्रदर्शक होती है। भाषा क्या है? भाषा परिवार, समाज, संस्कृति, इतिहास, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्र के गौरव और राष्ट्र के भावी विकास की पथ प्रदर्शक होती है। और सच मायने में कहें तो भाषा ही जातीय गौरव की पहचान होती है। भारत में विविधता है फिर भी एकता है। भारत के जितने भी लोग हैं ये भारतीय नाम से जाने जाते हैं, यानी भारतीय जाति एक जातीय गौरव है, इसका अपना इतिहास है। तो भाषा केवल व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, बल्कि भाषा परिवार, समाज, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्र के गौरव और राष्ट्र के भावी विकास की पथ प्रदर्शक होती है। और सच्चे अर्थों में कहें तो भाषा ही जातीय गौरव की पहचान होती है। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। तो अगर जिस देश की भाषा का पतन हो जाए, आप लोग जरा सोचिए, थोड़ा सा अनुमान लगाइए, जिस देश की भाषा का पतन हो जाए और उस दूसरे देश की भाषा घर कर जाए, तो उस देश का परिवार, उस देश का समाज, उस देश की संस्कृति, उसका गौरव, उसका अपना चिंतन, अपना दर्शन का क्या होगा? उसकी संस्कृति का क्या होगा? सब कुछ विनष्ट हो जाएगी, है ना। इसीलिए अपनी भाषा पर गौरव, अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि भाषा केवल व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। भाषा का संबंध संस्कृति से है। संस्कृति का एक पक्ष, संस्कृति के दो रूप होते हैं, एक आंतरिक और बाह्य। बाहरी अंग है भाषा, और एक भाषा के पतन का मतलब है कि उस देश का इतिहास खत्म, उस देश की संस्कृति खत्म, उस देश की अपनी जो पहचान है उसकी खत्म, उसकी जो अस्मिता है, उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी, है ना। इसलिए भाषा न केवल परिवार, समाज, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्र के गौरव से जुड़ी है, बल्कि उसके विकास की मार्गदर्शक होती है, दिशा निर्देशक होती है। और इसीलिए भाषा ही किसी भी देश के जातीय गौरव की पहचान होती है। इसलिए अपनी भाषा से लगाव जरूर रखना चाहिए, अपनी भाषा से प्रेम जरूर करना चाहिए।
भाषा से प्रेम करने का मतलब है अपने परिवार से प्रेम करना, अपने समाज से प्रेम करना, अपनी संस्कृति से प्रेम करना, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को पहचानना, राष्ट्र के गौरव को पहचानना। लेकिन जिस देश में अगर उस देश की भाषा, जिस देश में उसकी अपनी भाषा खुद ही पिछलग्गू हो, उस देश का विकास कैसे हो सकता है? वो हमेशा विकासशील ही बना रहेगा, है ना। और हम तो आज की पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर के दीवाने हैं, अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं है, जबकि पाश्चात्य कल्चर, वेस्टर्न कल्चर के लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। भारतीय संस्कृति की वेशभूषा, वेशज यानी खान पान, रहन सहन, ये सब अपना रहे हैं, और हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं, है ना। तो भाषा केवल व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती है। एक भाषा के पतन का मतलब है खुद परिवार का पतन, और इसीलिए हमारे देश में मातृभाषा दिवस मनाई जाती है। मातृभाषा दिवस, माँ के संस्कार बचपन में ही बच्चे को मिल जाते हैं। वह माँ ही होती है, माँ से ही बच्चा पहले भाषा सीखता है, फिर प्राथमिक भाषा सीखता है, फिर दूसरी भाषा सीखता है, फिर विदेशी भाषा सीखता है। लेकिन अपने देश में क्या है, सारी भाषाओं को नजरअंदाज करके विदेशी भाषा को सीखना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने से आपके ज्ञान में वृद्धि तो होती ही है। यह माना जाता है, साइंटिफिक रीजन है कि वह व्यक्ति बहुत तेज होता है, ब्रिलियंट होता है। भाषा सीखनी चाहिए, भाषा कोई बुराई नहीं है सीखना, लेकिन अपनी भाषा को नजरअंदाज करके दूसरी भाषा को प्रमुखता देना, दूसरी भाषा को महत्व देना, यह भी अन्याय है अपनी भाषा के प्रति। इसीलिए मैंने बताया था, चूंकि बच्चा माँ से भाषा सीखता है, इसीलिए मैंने 4 पंक्तियां लिखा कि माँ के सामने, माँ के अलावा कोई भाषा नहीं होती। माँ अपने आप में भाषा है, माँ के अलावा कोई भाषा नहीं होती, माँ की कोई परिभाषा नहीं होती। जिसने समझा नहीं माँ की भावनाओं को, उसकी कोई मातृभाषा नहीं होती। तो भाषा केवल निजगत विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है, उसका माध्यम नहीं है, बल्कि परिवार, समाज, संस्कृति सब कुछ समाहित है, सबसे जुड़ी हुई है ना। इसलिए भाषा सच्चे अर्थों में जातीय गौरव की पहचान है और किसी भी देश के भावी विकास की मार्गदर्शक होती है। क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। अब बात आती है भाषिक अस्मिता। पहले हमने भाषा को समझा, अब हम समझते हैं भाषिक अस्मिता। भाषिक अस्मिता का संबंध किससे है? भाषिक अस्मिता कहो या भाषाई अस्मिता कहो, बात एक ही है। एग्जाम में अगर भाषाई अस्मिता पूछ देगा तो ये मत समझ लेना कि भाषिक अस्मिता सर पढ़ाए थे, ये तो भाषाई अस्मिता पूछ दिया। दोनों एक ही है, भाषिक अस्मिता और भाषाई अस्मिता, है ना। भाषिक अस्मिता कह लो या भाषाई अस्मिता कह लो, दोनों बात एक ही है। तो भाषिक अस्मिता का संबंध किससे है? दरअसल भाषिक अस्मिता का संबंध भाषा के जो प्रयोगकर्ता होते हैं, प्रयोगकर्ता को कहते हैं प्रयोक्ता। भाषा के जो प्रयोक्ता होते हैं उनकी अपनी पहचान से है। भाषिक अस्मिता का मतलब ही है भाषा के प्रयोगकर्ताओं या भाषा के प्रयोक्ताओं की अपनी पहचान। क्यों? क्योंकि अस्मिता का अर्थ ही होता है पहचान या अस्तित्व, वजूद। अस्मिता का क्या अर्थ होता है? वजूद, अस्तित्व या पहचान। तो भाषाई या भाषिक अस्मिता का अर्थ क्या हुआ? भाषा के प्रयोगकर्ता या भाषा के व्यवहारकर्ता की अपनी पहचान, है ना। तो भाषिक अस्मिता का संबंध भाषा के प्रयोक्ताओं की अपनी पहचान से होती है, और अस्मिता का अर्थ होता है वजूद, अस्तित्व या पहचान। क्लियर हुआ? बोलो।
बोलो ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कोई पूछ दे कि भाषिक अस्मिता का अर्थ क्या हुआ, तो एक भाषा के जितने भी प्रयोगकर्ता होते हैं उनकी अपनी पहचान, उनकी अपनी आइडेंटिटी है ना, वह भाषिक अस्मिता है। क्योंकि अस्मिता का अर्थ ही होता है आइडेंटिटी, पहचान या अस्तित्व। अब भाषा की क्या विशेषता है? क्योंकि भाषा केवल व्यक्ति के पास नहीं होती, केवल व्यक्ति ही नहीं बोलता है, समाज उसे निर्मित करता है, समाज में वह विकसित होती है, राष्ट्र में विकसित होती है ना। इसलिए भाषा सामाजिक अस्मिता का प्रमुख अंग है ना। और यही कारण है कि विभिन्न भाषा भाषी समुदाय में, भारत में ही देख लीजिए, विभिन्न भाषा भाषी समुदाय हैं, विभिन्न प्रकार की मातृभाषाएं हैं, इसलिए उनकी अपनी पहचान है। कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई ब्रज बोलता है, कोई अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, मरवाड़ी, मेवाती, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, सबकी अपनी मातृभाषा है, एक समूह है, एक समाज है। तो भाषा सामाजिक अस्मिता का प्रमुख अंग है। भाषा क्या है? सामाजिक अस्मिता का प्रमुख अंग है। एक समाज के लोगों के विचारों का पता तब चलता है जब वे कोई बात बोलते हैं, कोई भाषा में बात करते हैं, उससे उनकी पहचान होती है। कोई अगर कन्नड़ बोलता है तो हम समझ जाते हैं दक्षिण भारत का व्यक्ति है, कोई मलयालम बोलता है तो हम समझ जाते हैं कि केरल का व्यक्ति है, क्योंकि भाषा सामाजिक अस्मिता का प्रमुख अंग है। और भाषा सामाजिक अस्मिता का प्रमुख अंग है, यही कारण है कि वह सभ्यता और संस्कृति का वाहक भी होती है। भाषा संस्कृति सभ्यता का वाहक भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि संस्कृति डायनेमिक है, संस्कृति हमेशा गतिशील है। संस्कृति का जो नेचर है, संस्कृति की जो प्रकृति है, संस्कृति का जो स्वभाव है, वह गतिशीलता में, गतिशील बने रहने में है। संस्कृति कभी नहीं मरती, सभ्यता मर जाती है ना। सभ्यता मर जाती है लेकिन संस्कृति नहीं मरती। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, इसलिए वैदिक सभ्यता का पतन हुआ, लेकिन वैदिक संस्कृति का पतन नहीं हुआ, है ना। तो भाषा सामाजिक अस्मिता का प्रमुख अंग है और यही कारण है कि वह सभ्यता संस्कृति का वाहक भी होती है। सभ्यता संस्कृति के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी व्यक्ति हो, भाषा के सहारे ही अपनी पहचान बनाता है। जिसकी भाषा जितनी ही समृद्ध होती है, उसका कद और पद दोनों ही समाज में सम्माननीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। वह व्यक्ति समाज में श्रद्धेय बन जाता है, सम्मान उसको मिलता है समाज से। तो कोई भी व्यक्ति है, भाषा के सहारे ही अपनी पहचान बनाता है, अपनी आइडेंटिटी बनाता है। भाषा का संबंध सत्ता से भी है, भाषा का संबंध राजनीतिक सत्ता से भी है। तो देख रहे हैं कि भाषा किसी भी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी हुई है, किसी भी व्यक्ति की अस्मिता से जुड़ी हुई है। भाषा का संबंध सत्ता से भी है। और साहित्य जगत में देखें, साहित्य के संसार में देखें, तो भाषा के बिना किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं हो सकता। यानी साहित्यिक जगत में अगर हम देखें तो भाषा के बगैर कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपूर्ण ही रहता है, वह अधूरा ही रहता है। तो भाषा क्या है? सामाजिक अस्मिता का प्रमुख अंग है और यही कारण है कि सभ्यता संस्कृति का वह वाहक होती है। कोई भी व्यक्ति भाषा के सहारे ही अपनी पहचान बनाता है। भाषा का संबंध सत्ता से भी है, भाषा सत्ता से भी जुड़ी हुई है। और साहित्यिक संसार यानी साहित्य जगत के बारे में पूछना ही क्या, उसमें तो भाषा के बिना किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अधूरा ही रहता। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर।
और जिस प्रकार धर्म, जाति, लिंग, प्रदेश, राज्य, राष्ट्र, ये जितने भी हैं, ये सब व्यक्ति और समाज दोनों की अस्मिता के आधार स्तंभ होते हैं। यानी किसी व्यक्ति की पहचान, किसी समाज की पहचान, किसी व्यक्ति का अस्तित्व, किसी समाज का अस्तित्व, उसके बुनियादी स्तंभ, उसके आधार स्तंभ, उसके पिलर कौन होते हैं? उसके पिलर होते हैं, उसके आधार स्तंभ होते हैं धर्म, जाति, लिंग, प्रदेश, राज्य, राष्ट्र, ये उसके आधार स्तंभ होते हैं। और उसी प्रकार भाषा भी व्यक्ति और समाज के वजूद की आधार भूमि होती है। जिस प्रकार से धर्म, जाति, लिंग, प्रदेश, राज्य, राष्ट्र व्यक्ति और समाज के आधार स्तंभ होते हैं, व्यक्ति और समाज की अस्मिता के आधार स्तंभ होते हैं, उसी प्रकार भाषा भी व्यक्ति और समाज के अस्तित्व की, भाषा भी व्यक्ति और समाज की पहचान की आधार भूमि होती है। इसके बिना काम नहीं चल सकता। संसार के जितने भी समुदाय हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, संसार में विभिन्न प्रकार के समुदाय, विभिन्न प्रकार के समाज हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, उनका निर्माण किस आधार पर हुआ? उनका निर्माण भाषाई आधार पर ही हुआ है ना। उदाहरण के लिए भारतीय संदर्भ में अगर आप देखें तो बंगाली भाषा के आधार पर बंगालियों की पहचान, बंगाली भाषा के आधार पर बंगाली संस्कृति, मराठी भाषा के आधार पर मराठी संस्कृति, राजस्थानी भाषा के आधार पर राजस्थानी संस्कृति, गुजराती भाषा के आधार पर गुजराती संस्कृति, और संस्कृत भाषा के आधार पर आर्य संस्कृति, द्रविड़ भाषा यानी दक्षिण भारत की भाषाओं को द्रविड़ भाषा कहा गया है, द्रविड़ भाषा से द्रविड़ संस्कृति। इस बात को प्रमाणित करती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार के जितने भी समुदाय हैं, जितने भी समाज हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, उनमें से अधिकांश का निर्माण भाषाई आधार पर ही हुआ है। और भारतीय संदर्भ में हमने देखा बंगाली संस्कृति, मराठी संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति, गुजराती संस्कृति, आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, ये जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, इसीलिए कहा गया है भारत में ये विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, एक समेकित संस्कृति का निर्माण करते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है विविधता में एकता। विविध प्रकार की संस्कृति है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, फिर भी उसमें एकात्मकता का गुण है, एकात्मता है, एकत्व का गुण है, एकता और अखंडता का गुण है ना। तो संसार के विभिन्न समुदायों, समाजों, संस्कृतियों का निर्माण भाषाई आधार पर हुआ है। और उदाहरण के लिए मैंने बताया, बंगाली संस्कृति हो, चाहे मराठी संस्कृति हो, चाहे राजस्थानी संस्कृति हो, गुजराती संस्कृति हो, आर्य संस्कृति हो, जो कि संस्कृत भाषा से निर्मित हुई, द्रविड़ संस्कृति दक्षिण भारतीय भाषाओं से, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं से निर्मित हुई है द्रविड़ संस्कृति। और इस बात से यह प्रमाणित हो जाता है कि संसार के जितने भी समुदाय हैं, समाज हैं या संस्कृति है, उनका निर्माण भाषाई आधार पर हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर तो यहीं पर रहने दूं? बोलो, हाँ सर, या आगे बढ़ूं? नहीं बचा है क्या? हाँ सर, अगर ज्यादा सिलेबस नहीं बचा तो यहीं तक ही रहने दो। सिलेबस बहुत कम बचा है तो थोड़ा सा खींचते हैं, 1 वीक तक कम से कम खींचते हैं, उसके बाद में फिर रिवीजन करवाना शुरू कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। अटेंडेंस हम लोग बना लेते हैं।
वन 1402 1403 1402 present. 1403 1404 1405 Present, sir. 1407 1408 Present, sir. 1410 Present, sir. 1411 1412 1414 1416 1417 1419 Present, sir. 1419 Present, sir. 1420 1421 Present, sir. 1424 Present, sir. 1424. 1425 Present, sir. 1426 Present, sir. 1427 Present, sir. 1428 1429 Present, sir. 1431 1432 1433 Present, sir. 1434 Present, sir. 1436 Present, sir. 1437 Present, sir. 1438 1439 1439 1441 Present, sir. 1442 Present, sir. 1443 Present, sir. 1444 Present, sir. 1445 Present, sir. 1446 1447 Present, sir. 1448 Present, sir. 1449 Present, sir. 1450 Present, sir. 1451 1451 1452 Present, sir. 1453 Present, sir. 1455 Present, sir. 1456 Present, sir. 1456. 1457 1458 Present, sir. 1459 1460 1461 1464 Present, sir. 1465 1466 1467 1468 Present, sir. 1469 1470 Present, sir. 1471 repeat Present, sir. 1472 Present, sir. Present, now sir. Sir, 1472 present. बना चुका हूँ 1474 1474 1475 Present, sir. 1478 Present, sir. 1481 1481 1484 1485 1485 Present, sir. 1486 Present, sir. 1486 1486. Present, sir. 1486. 1487 1488 1488 1489 Present, sir. 1490 Present, sir. 1491 Present, sir. 1492 Present, sir. Gautam. 1494
Present, sir. 1496, 1497, 1498, Present, sir. 1500, 1500, 1501, 1501, 1497, 1501, 1503, 1504, Present, sir. 1505, Present, sir. 1506, 1507, 1509, Present, sir. 1512, Present, sir. 1514, 1517, Present, sir. 1518, 1519, Present, sir. 1521, 1522, 1523, 1526, Present, sir. Present, sir. 1527, 1527, 1528, 1528, 1529, Present, 153, 1529, Present. 1530, 1531, 1532, Present, sir. 1533, Present, sir. 1534, 1535, Present, sir. 1536, 1537, Present, sir. 1538.